दोस्तों नमस्कार। दिव्यमाइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 30 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा स्लेज हैमर स्टाइल, देन वी विल डिस्कस इवॉल्विंग चेयर। इसके बाद बात होगी आफ्टर द फ्लड्स बेंगलुरु नीड्स टू क्लीन अप इट्स एक्ट। देन इन द लास्ट हम बात करेंगे इंडिया लैक्स अ कंप्लीट पेडियाट्रिक कार्डियो केयर सर्विस। चलिए वन बाय वन चारों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है स्लेज हैमर स्टाइल, हथौड़ने से मारने की शैली। द होम मिनिस्ट्रीज डिसीजन टू बैन द PFI एंड इट्स एफिलेट्स इज अ रश्ड वन। PFI और उससे संबद्ध संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का गृह मंत्रालय का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। आर्टिकल में बात हो रही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको भी हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा बैन कर दिया गया है। इस पर आरोप है कि ये कई बार अपने भाषणों और दूसरे प्रयासों से जो धार्मिक शांति है उसको भंग करने के लिए युवाओं को प्रेरित करती है। इसके साथ में कई जो बैंड रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, उसमें भी युवाओं को ज्वाइन करने की प्रेरणा देती है। अब आर्टिकल में इस बात को कहा जा रहा है कि चूंकि जब PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको जब एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको तमगा दिया जाता है तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे कृत्यों में ये लिप्त पाई गई है जिससे ये संज्ञा बिल्कुल वाजिब होता है। किंतु जब इस संगठन को होम मिनिस्ट्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा जिस तरीके से इस पर बैन लगाया गया है उस पर जरूर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, अमर उजाला के सौजन्य से ये तस्वीर है जिसमें अब तक की कहानी, प्लान से प्रतिबंध तक की, इसका जिक्र किया गया है। इसमें बात कहा जा रहा है कि आखिरी सप्ताह में अगस्त के गृह मंत्री और NSA अजीत डोभाल साहब की बैठक होती है। फिर अमित शाह जी, NSA और PM मोदी जी की बैठक में एक्शन को मंजूरी मिलती है। सितंबर 15 को डोभाल साहब और NIA और ED अधिकारियों के साथ बैठक होती है। 22 सितंबर को राज्यों के कई जगहों पर ठिकाना मारा जाता है, तकरीबन 150 में, और 27 सितंबर को भी 200 से 30 प्लस जगहों पर कई जगहों पर ठिकाना होता है और 230 से ज़्यादा लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें होती है। आर्टिकल में इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जिस तरीके से इस संगठन पर बैन लगा है 5 वर्ष का, और उसके बाद लगातार गिरफ्तारियों और रेड का पूरा एक दौर चालू हो चुका है, और इस तरीके के अप्रोच से निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, चूंकि इस संगठन पर यह आरोप भी है कि अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में जो एक असुरक्षा की भावना है उसको हवा देकर ये देश के विरुद्ध उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। चूंकि गृह मंत्रालय द्वारा जब एक साथ इस तरीके का बैन लगता है तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों के बीच में एक सकारात्मक मैसेज नहीं पहुंचता है। और भी कई तरीके हो सकते थे जिस तरीके से इस संगठन के विरुद्ध डीलिंग की जा सकती हो। अंतिम में आर्टिकल में इस बात पर भी जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरीके से इस संगठन पर बैन लगता है, निश्चित तौर पर तार्किकता का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, और कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष तौर पर जो मुस्लिम समुदाय है, उसको कार्यपालिका द्वारा टारगेट करने के उद्देश्य से ऐसे संगठनों पर त्वरित बैन और त्वरित रेड की और गिरफ्तारी की पूरा दौर चला दिया जाए। और कहीं ना कहीं दबी जुबान पर यह भी बात हो रही है कि जिस तरीके से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें लोगों का प्रदर्शन होता है, और उस प्रदर्शन में जो शामिल लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, बैन के आड़ में कार्यपालिका द्वारा उनको भी सजा दिया जा रहा है।
अगले आर्टिकल के हम बात करेंगे इवॉल्विंग चेयर, उद्विकासीय आसन। क्लैरिटी इज नीडेड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द CDS विद द सर्विस चीफ्स। CDS के सेवा प्रमुखों के साथ संबंधों पर स्पष्टता की आवश्यकता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अजीत चौहान जी, ये देश के दूसरे CDS चुन लिए गए हैं। श्री बिपिन रावत जी के बाद ये दूसरे CDS होंगे। बिपिन रावत जी की मृत्यु दिसंबर 2021 में हो जाती है और लगभग 9 माह का समय बीत जाता है जब CDS के पोस्ट पर किसी की नियुक्ति नहीं होती है। इस पर कई अड़चने भी हैं। सरकार को नियुक्ति के प्रति जो भी प्रावधान थे उसमें भी बदलाव करना हुआ था। अब आगे इस बात पर जोर दिया जा रहा है, चूंकि जब CDS पद का सृजन किया गया था तो कई सारी बातों को ध्यान में रखकर किया गया था और सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो इस बात पर जोर था कि जो तीनों सेना है, जल, वायु और जो आर्मी, जल, थल और वायु सेना जो हमारी है, उनके बीच में जब युद्ध के दौरान अथवा कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो किस तरीके से जो थिएटर कमांड है उसको सृजन किया जा सके और जो भी तीनों सेना के बीच में आपसी समन्वय है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और इसी के तहत CDS पद का सृजन होता है ताकि चूंकि भारत के एक तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, चीन, दोनों से ही हमको खतरा है, तो ऐसे इमरजेंसी के समय पर यदि दोनों सरहदों पर भारत को इंगेज करने का प्रयास किया जाए तो हमारी जो सेना है, तीनों सेना, वो आसानी से इस अनिश्चिततापूर्ण वातावरण से डील कर सके और ऐसे में तीनों सेना के बीच में समन्वय बैठाने के लिए CDS का पद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई भी ऐसा जब ऑपरेशन होगा तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट, कम्युनिकेशन, और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा जो समन्वय की बात होती है कि तीनों सेना के बीच में प्रॉपर एक कम्युनिकेशन का चैनल क्रिएट रहे, सबको पता रहे कि किस जगह पर ऑपरेशन में किस सेना को पहले आगे बढ़ना, उसके बाद अगले सेना का क्या रोल होगा। इसमें CDS की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। किंतु अभी भी जो CDS का पद है वो उद्विकासीय दौर से गुजर रहा है, एक इवॉल्विंग फेज से गुजर रहा है। इसमें जैसे कि 2019 में जो डिफेंस, पहली बात तो अभी CDS जो दूसरे CDS की नियुक्ति से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बदलाव करना पड़ा। जो 4 स्टार पहले प्रावधान था जनरल बिपिन रावत के समय में कि सिर्फ मात्र जो 4 स्टार जो ऑफिसर होंगे सिर्फ वही इसके लिए अर्ह होंगे, किंतु अभी उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। आगे 2019 की बात कही जा रही है जब डिफेंस मिनिस्ट्री से एक नए डिपार्टमेंट का सृजन किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके सेक्रेटरी CDS को नियुक्त किया गया और इसके बाद में प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर जो डिफेंस मिनिस्ट्री के होंगे वो भी CDS ही होंगे। ऐसे में CDS के दायित्वों में काफ़ी विविधताएं भी देखने को मिल जाती हैं और अभी आने वाले समय में CDS के रोल को और ज़्यादा स्पेसिफिक शायद करने की ज़रूरत भी हो सके, जिससे कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल फंक्शन है उससे इनको दायित्व मुक्ति करके जो कोऑर्डिनेशन का है दायित्व उस पर और ज़्यादा फोकस के लिए इनको ज़्यादा फोकस में बनाया जा सके। अंत में बात यह हो रही कि भी जो नए CDS हैं उनके आगे काफ़ी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि जो तीनों सेनाओं को जो थिएटर कमांड में जो डिवाइड करने का प्लान था कि एक डेडिकेटेड थिएटर कमांड बनाई जा सके जहां पर तीनों सेनाओं का रोल हो, अभी ये प्रोसेस पूरा बचा हुआ है। इस सब के साथ में डिफेंस बजट, चूंकि अभी इस समय पे अगर पूरे विश्व की बात करें, भारतीय इकॉनमी की भी बात करें तो लगातार हम रुपए की बात कर रहे हैं, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। अब ऐसे में जो डिफेंस बजट हो जाता है वो भी टाइट रहता है, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होगा जिससे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके, इस पर नए CDS को ध्यान देना होगा। इन सब के अलावा जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर को एक सीख दे दी है कि जो आत्मनिर्भरता की उपयोगिता कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इस क्षेत्र में भी
भारत को जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बनाने में किस तरीके से जो नीति निर्माण होगा, नीतियों का आगे किस तरीके से उसको बढ़ाया जाएगा, उसमें भी नए सीडीएस का रोल काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा। अगले आर्टिकल में बात होगी आफ्टर द फ्लड्स बेंगलुरु नीड्स टू क्लीन अप इट्स एक्ट। बाढ़ के बाद बेंगलुरु को अपने कृत्यों को साफ करने की ज़रूरत है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी बेंगलुरु में जो बाढ़ की स्थिति थी, अब धीमे धीमे उसमें स्थिरता आ रही है, किंतु जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है, अपने पीछे सड़कों पर, घरों में काफ़ी जो बाढ़ के साथ गाद इकट्ठा हो जाती है, अब वो नए तरीके की समस्याएं को लोगों के सामने खड़ा कर रहा है, जिससे कि आम जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो रहा है। अब चूंकि आने वाले समय में ऐसा अनुमान है कि जो बरसात होती है उसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ेगी। इस बार लगभग 650 मिलीमीटर प्रति वर्ष की वर्षा का अनुमान था, जो कि भविष्य में 1000 मिलीमीटर प्रति वर्ष तक पहुंचने का इसका अनुमान है। निश्चित तौर पर ऐसे में बाढ़ जैसी जो स्थिति होती है उससे और प्रभावशाली तरीके से निपटने का प्रावधान को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से विकास की आंधी जब आगे बढ़ती है और अनियंत्रित यदि वो विकास हो जाता है, तो शहरों में जब पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है, अनप्लान्ड ग्रोथ होता है, हरियाली को काटा जाता है, हरियाली कम किया जाता है, इन सब के साथ में जो आर्द्र भूमि होती है, नदी नाले होते हैं, उनका इंक्रोचमेंट होता है, और जब सड़कें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब उनका फैलाव होता है, तो जो कंक्रीट होता है, उस कंक्रीट जो पेवमेंट होता है, इसका भी जो भूमि होता है उस पर इसका भी विस्तार होता जाता है, जिससे कि अब इन सब का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो वर्षा का पानी होता है वो प्रॉपर उसको कहीं पर निकास नहीं मिल पाता है, और इन सब के साथ में समस्या और विकराल तब हो जाती है जब जो भी ड्रेनेज सिस्टम होता है वो कहीं पर या तो चोक हो जाता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पाता है। और ऐसे में अब सवाल उठाया जा रहा है कि असली जो विलन है आखिर इस बाढ़ आने के बाद जो समस्या इतनी विकराल हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो विलन है वो कौन है। सब कोई दोष देने के लिए सबके पसंदीदा खलनायक हैं, कोई माफिया को कह रहा है, कोई जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसको कोई कह रहा है, कुछ लोगों का दोषारोपण हो रहा है कि जो अनियंत्रित विकास हो रहा है, और कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार जो निर्माण कार्य हो रहा है और बेसिकली इन सब के बीच में जो नियम को ताक पे रखकर, तो इन सब के द्वारा जो बेंगलुरु की बाढ़ है उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है। किंतु हर किसी के पास दोष देने के लिए एक पसंदीदा खलनायक है। फिर भी कमरे में अशांत हाथियों के झुंड का नेतृत्व एक विशेष रूप से दुर्भावनापूर्ण मात्र सत्ता द्वारा किया जाता है, भ्रष्टाचार। तो बेसिकली जो मेन विलन की बात कही जा रही है वो कही जा रही है करप्शन को, करप्शन अथवा भ्रष्टाचार। आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जिस तरीके से कई सारे जब थ्योरीज पर बात होती है, तो जो जब करप्शन अथवा भ्रष्टाचार का जो बात होती है, तो जो सबसे इसकी शुरुआत माना जाता है वो कार्यपालिका से ही माना जाता है। भले ही बाहरी तौर पर, बाहर दिखावे में वो कितनी ही ज़्यादा वो कार्य को बेहतर तरीके से निष्पादित करने वाली खुद को दिखाना क्यों ही न चाहे। अब इसमें आगे इस बात को भी कहा जा रहा है कि जो सरकार है, कई बार इस तरीके से नियम कानून बना दिए जाते हैं जिनका व्यवहारिक पालन काफ़ी कठिन हो जाता है, और ऐसे में जो राजनीतिज्ञ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो कुछ लूप होल निकालकर कार्यों को अपने ज़रूरत के हिसाब से मोड़ते हुए, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हुए इसका निष्पादन करते जाते हैं। चूँकि आज ई गवर्नेंस की बात काफ़ी प्रमुखता से की जाती है कि ई गवर्नेंस का जैसे जैसे आगे रोल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो करप्शन है उस वो रोल घटता जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आएगी। किंतु ई गवर्नेंस से जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसमें इस बात को दर्शाया गया है कि जिस तरीके से जब जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, तो अब इसका हर जगह पर
ई गवर्नेंस के माध्यम से इसको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है, किंतु ऐसे में जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर की अथॉरिटी होती है, सबसे प्रमुख जो करप्शन करने का स्रोत है, सबसे पहला स्रोत, वो खुद ही बन के अब उभरता हुआ देखने को मिल जाता है। अब आगे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जब करप्शन की बात करते हैं तो इसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए जो एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी होता है, वो 3 बिंदुओं पर इस पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। पहले बिंदु की बात अगर की जाए तो रेगुलर असेसमेंट और इवैल्यूएशन होना चाहिए कि जो भी पहले से एंटी करप्शन प्रावधान किए जा रहे हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। दूसरा, इस बात की ज़रूरत है कि जो भी विसल ब्लोअर होते हैं, चाहे वो नागरिक हों, राजनीतिज्ञ हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, न्यायाधीश हों, कोई भी, सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसका प्रावधान होना चाहिए, किंतु व्यवहारिक में इसकी कमी देखने को मिलती है। और यदि जो भ्रष्टाचार उस पर लगाम लगाना है तो जो विसल ब्लोअर है इनको और ज़्यादा मजबूती से सुरक्षा देना होगा। तीसरी, इस बात पर जोर दिया जाता है कि शुरू से ही जो नीतिवर्धक मूल्य हैं इनको एक इथिकल बिहेवियर के रूप में लोगों में प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये एक निश्चित तौर पर काफ़ी स्लो और लंबा प्रोसेस होगा, किंतु इसके दीर्घगामी परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। और अंत में इस बात पर कहा जा रहा है कि जो एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज हैं, अगर उनको सक्सेस होना है तो निश्चित तौर पर प्रबुद्ध नेतृत्व की भी आवश्यकता पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक अकेला नेता सामने बनकर उभरे, किंतु जो आम नागरिक हैं, जो लीडर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इसके अलावा जो हाई रैंकिंग इंडिविजुअल हैं, सरकारी हों, गैर सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों, सभी लोग मिलकर अगर एक साथ सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर लगाम लगाया जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो भ्रष्टाचार और आगे बढ़ेगा, और भविष्य में जब बाढ़ जैसी कोई भी विपदा आएगी तो उससे जो विनाश होगा वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को ही मिलने वाला है। अंतिम आर्टिकल में अब बात हो रही है कि इंडिया लैक्स अ कंप्लीट पीडियाट्रिक कार्डियो केयर सर्विस। भारत में पूर्ण बाल चिकित्सा कार्डियो केयर सेवा का अभाव है। आर्टिकल में शुरुआत में बात कही जा रही है कि किसी भी जो गार्जियन होते हैं उनके लिए बहुत दुख की बात होती है जब उनको ये पता चले कि उनके बच्चे को कोई हृदय संबंधित विकार है, किंतु समस्या और भी ज़्यादा गंभीर तब हो जाती है जब ये पता चले कि उस जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ इस वजह से संभव नहीं है क्योंकि उनके आसपास प्रॉपर जो बाल चिकित्सा होनी चाहिए, बच्चों के बाल हृदय चिकित्सा की जो भी प्रावधान होने चाहिए उसकी ही कमी है। अब इसमें जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज CHD इसकी बात कही जा रही है, जिसको जन्मजात हृदय रोग भी कहा जाता है। इसमें बच्चों में काफ़ी आम अब विकार ये होने लग गया है, जिसमें एक आंकड़ा है अटलांटा US का CDC जो डिजीज़ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसके हवाले से आंकड़ा दिया जा रहा है कि लगभग 28% जो पैदा होने वाले बच्चों में किसी भी तरीके के जो विकार होते हैं उनमें से जो 28% होते हैं वो हार्ट रिलेटेड होते हैं, हृदय संबंधित होते हैं। और भारत में अगर सभी बच्चों के जो डेथ होते हैं, इन्फेंट डेथ होते हैं, बाल मृत्यु जो होते हैं, उनमें से लगभग 6 से 10% के जिम्मेदारी हृदय विकार संबंधित रोगों की वजह से हो जाती है। और इसमें जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं उनका कहना ये होता है कि इनमें से 75% जो बच्चे होते हैं उनको बचाया जा सकता है अगर समय पर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। अब आगे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो पीडियाट्रिक कार्डियक सोसाइटी ऑफ इंडिया PCSI, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि हर 100 में से एक बच्चा इस विकार के साथ भारत में जन्म लेता है और लगभग 2 लाख बच्चे प्रति वर्ष
ऐसे पैदा होते हैं जिनमें जन्मजात हृदय संबंधित विकार होता है, किंतु उनमें से मात्र 15,000 ही ऐसे होते हैं जिनको इलाज नसीब हो पाता है, और उनमें से जो 30% होते हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। किंतु भारत की अगर बात करते हैं तो मात्र 2,500 सर्जरी की क्षमता हमारे देश में ही आज के समय पर है। अब एम्स की बात करते हैं तो एम्स जैसी संस्था में, जो सबसे बड़ी मेडिकल संस्थानों में से है भारत में, वहाँ पर अगर आज कोई बच्चे में इस बीमारी का पता लगता है और मानिए कि वो एम्स में अपनी सर्जरी कराना चाहते हैं, तो उसको जब वो अपॉइंटमेंट लेगा और उसका जब नंबर आएगा तो वो देखेगा कि 2026 तक उसको कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में चूँकि बच्चों में समस्याएं और भी तेज़ी से नज़र आती हैं, स्थितियां गंभीर बन जाती हैं, तो क्या माँ बाप पे गुजरेगी, क्या पूरी व्यवस्थाओं पर गुजरेगी। और बहुत संभव है कि यदि आज कोई बच्चा एम्स के भरोसे अपने इस इलाज पर, कोई गार्जियन, कोई माता पिता रहते हैं, तो संभव है कि नंबर तो आ जाएगा किंतु तब तक बच्चा जीवित नहीं बचेगा। कुछ आंकड़ों की बात इसमें कही जा रही है और साथ में ये भी बात कही जा रही है कि चूँकि जब बाल हृदय रोग संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, ये काफ़ी महंगा होता है, और ऐसे में जो नेतागण हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनकी प्राथमिकता में ये नहीं आ पाता है। आज भारत की बात करें तो लगभग 22 अस्पताल और 50 से भी कम केंद्र ऐसे हैं जहां पर नवजात जो हृदय सर्विसेज हैं वो मुहैया हैं। 2018 की बात करें तो लगभग 70% से ज़्यादा दक्षिण भारत में ऐसी संस्थाएं मौजूद थीं। लगभग 600 जिला, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इनमें मात्र 250 पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर डॉक्टर और जो पेशेंट, उनका रेशियो निकाला जाए तो एक डॉक्टर 50 लाख मरीजों पर मात्र मुहैया है भारत में। जबकि अगर अमेरिका में इसी रेशियो की बात करें तो तकरीबन एक डॉक्टर मौजूद है लगभग 2900, एग्जैक्ट 2966, जो 2019 में स्टडी थी उसके अनुसार। 2019 में अमेरिका में एक मरीज पर लगभग 3000 के आसपास डॉक्टर हैं, वहीं भारत में एक मरीज पर लगभग, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका में लगभग 3000 मरीज पर एक डॉक्टर उपलब्ध है, वहीं भारत में लगभग 50 लाख ऐसे पेशेंट पर मात्र एक डॉक्टर की मौजूदगी है, जो खुद में समस्या को और ज़्यादा गंभीर बना देती है। अब चूंकि जब सर्जन की बात होती है, सर्जरी की बात होती, तो ये सर्जरी काफ़ी महंगी होती है, और भारत जैसे देश में जहाँ पर आज भी विषमता बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो गरीबी है वो एक बहुत बड़ा अड़चन बन जाता है बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके उस दिशा में। अंत में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो प्रॉपर जो इक्विपमेंट होते हैं क्रूशियल, उनका भी अभाव है, और इन सब के साथ में कई बार इस पर भी जोर दिया जाता है कि जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि बच्चों में यदि शुरू में जो फिटल स्टेज होता है, जो जब भ्रूण बनता है उसके बाद का जब शुरुआती दौर होता है, यदि तब से पता लग जाए तो इस पर काफ़ी कुछ प्रभावशाली तरीके से कार्य किया जा सकता है। किंतु जो नॉर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनका सजेशन ये होता है कि इकोकार्डियोग्राफी की जाए। लगभग 18 से 24 जो हफ्ते के बीच में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसकी जगह पे इकोकार्डियोग्राफी किया जाए, जिससे कि जो भ्रूण है उसका जो हृदय है, जो हार्ट है, उसकी कंडीशन में ऐसे विकार होने की संभावनाओं को पता लगाया जा सकेगा। केरला की बात करें तो वहाँ का हृदयम स्कीम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो प्रधानमंत्री कंप्रेसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि मुफ्त में बच्चों के इलाज के लिए प्रतिबद्ध नज़र आता है, वो निश्चित तौर पर ऐसे मुहिमों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरे राज्य से सीख सकते हैं, और ऐसे में एम्स द्वारा ही 2018 में एम्स का जो कार्डियोडेंटिक डिपार्टमेंट है
उसके द्वारा ये बताया जाता है कि जो बच्चों का जो बाल हृदय विकार संबंधित इनको बीमारियों को जो दूर करने की जो आवश्यकता है, उसे लड़ने के लिए जो प्रॉपर जो डॉक्टर इक्विपमेंट हॉस्पिटल सबकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कमी इस वजह से भी है क्योंकि आज हमारे जो देश हैं वहाँ पे जो भी नीति निर्माता हैं उनकी जो प्राथमिकता जो सूची होती है उसमें ये नहीं शामिल है। कुछ भी बदलता नहीं है, कुछ भी बदला नहीं। 2018 की ये बात थी, अभी हम 2022 की बात कर रहे हैं, 4 साल गुजर जाते हैं। और 29 सितंबर कल चूँकि विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर हर साल की तरह ये दिन भी बीत गया ही है। किंतु हमको इस बात की ज़रूरत है कि भारत किस तरीके से तेज़ी से अपनी बुनियादी सुविधाओं का विकास करे, जिससे कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस सुविधा की ज़रूरत है उसका वो लाभ उठा सकें। अंत में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं। नमस्कार।